अस्सलाम वालेकुम। बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग? सॉरी, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। चाय पीने गया था, उधर ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी आ गया हूँ। 2-3 मिनट वेट करते हैं, जितने लोगों ने ज्वाइन करना है वो कर लें, फिर हम लोग लेकर चलते हैं इसको। इसके बाद हमारे, अल्लाह खैर करे, 5 लेक्चर रह गए, 4 या 5 होंगे। और फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स, सॉरी, ख़त्म हो जाएगा तो करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। आप जो लोग मौजूद हैं क्लास में, स्ट्रीम शेयर कर दें तो आपका शुक्रिया होगा। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगी, जो आप एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक में कोट कर सकते हैं, दूसरे टॉपिक की पहले टॉपिक में कोट कर सकते हैं। ये रिलेट करने का आर्ट भी आपको आना चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट से या दूसरे टॉपिक से या दूसरे क्वेश्चन से डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम वो निकाल कर एक टॉपिक किसी और में उसको इनकलकेट करना, दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। और स्लो एंड स्टेडीली ये आर्ट आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। चलें हम लोग शुरू करते हैं। जितनी आवाम में आना था आ गई है। किधर गया है? पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, दैट वाज इन 1956। और 2 ही साल के बाद उसको एब्रोगेट कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। जो पहले 11 साल गुजरे उनमें 8 गवर्नमेंट्स बनाई गई और फिर वो कोलैप्स होती गई साथ साथ ही। ये जो इनकंसिस्टेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये चलती आ रही है सिंस 1947, और तब से लेकर तकरीबन 2008 तक ये चलती आई है। कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती थी, कभी मिलिट्री डिक्टेटर का लंबा एक रूल आ जाता था, कभी कुछ इस तरह का सिचुएशन चलती थी। जो पहला इस आप कह लें रिदम में एक तब्दीली आई थी ना, वो 2008 के बाद आई थी। 2008 से 2013 तक पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिकली दूसरी गवर्नमेंट तक अपना जो पावर ट्रांजिशन कंप्लीट की। ये फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उससे भी बढ़कर सेकंड टाइम भी हुआ अभी मोस्ट रिसेंटली 2018 में। दूसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने तीसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तक ये अपना पहुंचाया, और हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सक्सेसफुली अपने टेन्योर्स कंप्लीट किए। और चेंज, रिप्लेसमेंट सिर्फ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से हुई, लेकिन उसमें स्टिल किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी हद तक दूसरे इदारों का इन्फ्लुएंस रहा। किसी न किसी हद तक दूसरे इदारों ने वो पुश करते रहे
جہاں تک ان کا زور لگتا تھا وہ لگاتے رہے، لیکن یہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری ہے. جو پہلے اوپنلی کھلے دل سے جو کام ہوتے تھے اب ویسے نہیں ہو رہے، اب وہ چھپ چھپا کے ہو رہے ہیں. اب جتنے بھی الیکشنز ہیں، یہ 2008 میں ہوا، 2013 میں ہوا، 2018 میں ہوا، تینوں الیکشنز کے اوپر کوشچنز رائز کیے گئے. جو اس وقت کی اپوزیشن میں پارٹیز تھیں انہوں نے کہا، انکوائری کمیشن پھر آتے تھے، سپریم کورٹ کے ججز بنتے ہیں، انہوں نے 2013 کے الیکشنز کو ڈکلیئر کیا کہ وہ لارج پارٹ میں وہ آرگنائز تھے اور جسٹلی اور فیئرلی کنڈکٹ کیے گئے تھے ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اور سب کچھ. اور جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ ایک جائز مینڈیٹ تھا. اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کی فیز اچیو کر لی ہو، کنسولیڈیشن تو اس سے آگے آتی ہے. ہم نے ایک لیکچر لیا تھا پروسیس آف ڈیموکریٹائزیشن کا، اس میں پہلی فیز تھی پاور ٹرانزیشن کی، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اس طرح چلتا رہے گا. اور دوسری اس میں تھی آپ کی کنسولیڈیشن آف ڈیموکریسی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلی فیز لے لی ہے، لیکن وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. دیر از اے لانگ وے ٹرو ڈیموکریسی اچیو کرنے کے لیے، کافی لمبا راستہ بھی ہمیں طے کرنا ہے. لیکن الٹیمیٹ گول جو ہے ہمارا گڈ گورننس کا، اچھی ڈیموکریسی کا، لوگوں کی گورنمنٹ، لوگوں کے لیے، لوگوں کے تھرو وہ آنے کا بھی پروسیجر، اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. It may take couple of generations, لیکن slow and steadily we are moving towards that kind of evolution of democracy, that kind of evolution of democratic system. ہم آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر چونکہ ہم نے پڑھنا ہے ایوولوشن آف ڈیموکریٹک سسٹم، مطلب شروع سے ابھی تک وہ کیا ہوا، تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی نے پرابلمز کیا کیا فیس کی. اب اگین یاد رکھیے جو پہلے بھی ہم لوگ پوائنٹس ڈسکس کر چکے، جو پہلے بھی لیکچرز ہم لوگ لے چکے ہیں، وہاں سے بہت ساری چیزیں آپ یہاں پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. سب سے میجر اور بڑی پرابلم جو ڈیموکریسی نے فیس کی، دیٹ واز انسٹیٹیوشنل امبیلنس. انسٹیٹیوشنل امبیلنس کیا تھا؟ یہ پاکستان نے انہیرٹ کیا تھا 1947 میں ایٹ دی ٹائم آف اٹس انڈیپینڈنس. اسٹیٹ کا جو اپریٹس تھا اس میں تین ادارے، ہماری سول بیوروکریسی، ہماری ملٹری اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، انٹیلیجنس سروسز، یہ وہ تین میجر ادارے تھے جو آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ فارم میں موجود تھے. کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھا جائے پولیٹیکل سسٹم کو یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو، ان سے زیادہ آرگنائزڈ، ان سے زیادہ ڈیولپڈ فارم میں یہ موجود تھے. جو ویکر فارم میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز موجود تھیں، فریگمنٹڈ پولیٹیکل فورسز تھیں، وہ ڈائسیکٹڈ تھیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، اپنی اپنی جو ہے نا وہ 2-2 انچ کی انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی. وہ جو پولیٹیکل فورسز تھیں انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنی ایوولوشن کو مشکل سمجھا، اور اس ایوولوشن کے لیے ان کو آرگنائزڈ اور ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت تھی، ان کی کوآپریشن کی، ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، اور وہ دو ہی تھے، بیوروکریسی اور ملٹری تھی. آج اسی لیے بیوروکریسی بھی ایک بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے اندر، اور ملٹری بھی. اگر کسی کو ہم لوگ دیکھتے ہوں، کسی کو انوی کرتے ہوں، کسی کے لیے ہم حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، تو یا آرمی کے آفیسرز ہیں یا سول سروسز کے آفیسرز ہیں. ہم لوگ بھی سول سروسز بیسیکلی اسی لیے جوائن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس میں پریسٹیج ہے، اس میں سوشل ریکگنیشن ہے، اس میں اچھا جاب سٹرکچر ہے، ورٹیکل ہاریزونٹل موومنٹ اچھی ہے، یہ ساری چیزیں. تو وہ انہیریٹڈ ہے، وہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، آرگنائز سسٹم بہت پرانا ہے. تو ہوا کیا، یہ وہ پرابلم ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس تھا کہ 2-3 انسٹیٹیوشن سپریمیسی کے لیول پر تھے اور باقی کے انسٹیٹیوشن ان کی ہیلپ کے بغیر اوپر نہیں آ سکتے تھے. اس نے بیوروکریسی کو اور ملٹری کو پالیسی میکنگ کے اندر اور پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس دے دیا، بہت زیادہ ان کا سے ہو گیا. ان کے سپورٹ کے بغیر، ان کی کوآپریشن کے بغیر، ان کی ان پٹ کے بغیر پولیٹیکل پروسیجر کو آگے لے کر جانا یا پالیسی میکنگ کو پراپرلی پرسیپشن سے، پرابلم کو پرسیو کرنے سے، اس کے سولوشنز ڈھونڈنے سے، اس کی پالیسی میکنگ تک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پروسیجر میں
ब्यूरोक्रेसी की और मिलिट्री की जरूरत होती थी, और इसी क्लाउड के ऊपर उन लोगों ने अपने आप को बनाया संवारा। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखें, वो कोई कहता है ना जी कि आज से 20 साल बाद मेरा शहर लाहौर जितना हो जाएगा, मेरा शहर लाहौर जैसा हो जाएगा, तो आगे से यही सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई लाहौर तब कितना बड़ा हो चुका होगा, लाहौर कैसा हो चुका होगा तब तक। 20 साल में उसकी एवोल्यूशन रुकनी थोड़ी है, उसने उस जगह पे स्टैटिक थोड़ी हो जाना है। तो अगर आज से 20 साल के बाद हम ये समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बड़ी मैच्योर हो जाएंगी, बड़ा सब कुछ हो जाएगा, बड़े अच्छे लेवल पे चली जाएंगी, एट द सेम टाइम वो जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी तो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बेहतर हो रहे हैं। लेकिन स्लो एंड स्टेडीली वी कैन एक्सपेक्ट के चेंज आएगी और डेमोक्रेसी अच्छी साइड पे चलेगी। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है पॉइंट्स की? एक एक कमेंट कर दे, मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो अगर स्ट्रीम शेयर कर दे तो आई विल हाईली बी इंडेप्टेड टू देम। मैं 1 मिनट पानी पी लूं। अरसलान रहते ही हो? अच्छा जी, हमने देख लिया इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। इसके बाद पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी का। कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस उस वक्त तक फंक्शनल नहीं हो सकता जब तक कि वहां पे मिनिमम कंसेंसस ना हो सके कि पॉलिटिक्स की जो नॉर्म्स हैं, पॉलिटिक्स की जो बेस है, उसके ऊपर उसके ऑपरेशनल नॉर्म्स क्या होंगे। मिनिमम कंसेंसस जो है ना, एटलीस्ट कुछ बेसिक्स तो होनी चाहिए भाई। ये हमारी वो आप ये कह लें इखलाकी बाउंड्रीज हैं जिनको हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसमें ये इस तरह का डिफाइन होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इट फंक्शंस ओवर टाइम। ये पावर, पॉलिटिकल एडवांसमेंट, इस तरह के जो फिनोमिनाज होता है ये शेयरिंग बेसिस पे चल रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज जितनी होती हैं वो शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किसी की वो जाती मलकियत नहीं होती। डिफरेंट सेक्शंस जो सोसाइटी के होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, डिफरेंट पॉलिटी के जो फैक्शंस होते हैं, उनको मिल बैठकर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बूस्ट अप करना होता है, अपना पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड अप करना होता है। जितना पॉलिटिकल कंसेंसस, हमने कहा ना मिनिमम एक बाउंड्री होनी चाहिए कि ये हम लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे पॉलिटिकल एवोल्यूशन के लिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिए, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। तो ये कंसेंसस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मजीद ग्रुप्स, मजीद इंडिविजुअल्स उस पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन के थ्रू एंटर होते जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस थोड़ा वाइडन हो जाता है, बढ़ता जाता है, सारे लोगों को अब्सॉर्ब करने के लिए, सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंगली। ये बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को या पॉलिटिकल प्रोसेस को वायबल बनाता है। क्या? कंसेंसस बिल्डिंग, एक दूसरे में एतमाद की फिजा, बजाय इसके कि ये कहना मैं चीर फाड़ दूंगा, मैं जरदारी को घसीटूंगा, दूसरा कहता है जी मैं ये करूंगा, तीसरा कहता है मैं वो करूंगा। इससे क्या होता है, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो उसका फायदा उठाती हैं। हमारे यहां पे क्या है, अ लो लेवल ऑफ टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए सब्र और बर्दाश्त का पैमाना है ही नहीं है। आप सोशल मीडिया के पेजेस देख लीजिए, पीएमएलएन के
पेजेस देख लीजिए, पीटीआई के देख लीजिए, पीपीपी के देख लीजिए, एक दूसरे मतलब कंसेंसस ना, टॉलरेंस नाम की चीज ही कोई नहीं है। डिसेंट जहां पे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है, जहां पे यू थिंक दैट दिस पॉलिसी ऑफ पीटीआई इज बेटर देन दैट पॉलिसी ऑफ पीएमएलएन, ये क्या है? ये पॉलिटिकल डिसेंट है। यहां पे टॉलरेंस होनी चाहिए। यस, यू आर राइट, यू कैन हैव योर ओपिनियन बट आई डोंट एग्री विद इट। ये तरीकाकार है। बजाय इसके ये कहना शुरू कर दो ये यूथिया है, ये नूनिया है, ये पटवारी है, इसका दिमाग नहीं काम करता, ये है, ये वो है। हमारी ओपन डिबेट की ट्रेडिशन नहीं है हमारे यहां पे। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, अपनी जनाब पार्टी के बंदे 6-7 बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बता दिया जी ये हमारा मैनिफेस्टो है ना। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अच्छी डेमोक्रेसी में डिबेट्स होती हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर, इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज के ऊपर ओपन डिबेट्स होती हैं। आपको अपनी लीडरशिप से मुराद आपके लोकल एमपीएस एमएनएस नहीं होते। हमारे यहाँ पे स्पेशली एमपीएस एमएनएस तो बिल्कुल ही नहीं होते, जिनका कोई सिस्टम के अंदर कोई से ही नहीं होती। इन्होंने बस अगर ऊपर वालों ने कह दिया यस सर तो यस सर, उन्होंने नो सर कह दिया तो नो सर, बस बीच में इनको पता ही नहीं होता करना क्या है क्या नहीं करना होता। तो लीडरशिप के बीच में डिबेट होनी चाहिए और उस डिबेट की सूरत में वी शुड बी चूजिंग दिस गाय इज बेटर फॉर दिस जॉब और दिस गाय इज बेटर फॉर दिस जॉब। हमारे यहां पे चूंकि डिबेट नहीं है, हमारे यहां पे चूंकि टॉलरेंस नहीं है, उस वजह से पॉलिटिकल एक्शन के लिए कोई फ्रेमवर्क के ऊपर कंसेंसस बिल्डअप ही नहीं होता। जो हमारी डोमिनेंट एलीट है वो क्या करते हैं? अपना सिलेक्टिव कंसेंसस बना लेते हैं। जो लोग उनके साथ डिसएग्री करें उनको पार्टी से ही निकाल दो। विद इन पार्टी डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है, उनको पार्टी से खुडे लाइन लगा दो, दूसरा फैक्शन वो बना दे, चाहे जाए कि आप दूसरी पार्टी की डिसएग्रीमेंट को ऑब्जॉर्व करें। जो हमारे डोमिनेंट एलीट हैं, जो हमारी पर्सनैलिटीज हैं, आगे जाके इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिसेंट को सप्रेस करते हैं। हमारे जो सिविल सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो इनटॉलरेंस को मैनिफेस्ट करते हैं, वो वायलेंस को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अगेंस्ट दोज हु डिसएग्री विद देयर व्यूज, हु क्वेश्चन देयर व्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री हमारी जो डेमोक्रेसी ने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसमें से एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग डिसेंट को एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप आज तक हुआ ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप के हवाले से अगर हम देखें डेमोक्रेसी ने क्या प्रॉब्लम फेस की है, पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारा हमारे यहाँ पे सफर किया। उसकी वजह क्या होती थी? कभी पीरियोडिक रिस्ट्रिक्शंस लग जाती थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर जब मिलिट्री रूल आता था। इनफ्रीक्वेंट इलेक्शंस को प्रॉपर टेन्योर के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शंस नहीं हुए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का वीक है, डिसिप्लिन नहीं है उनके अपने मेंबर्स के बीच में। कोई आप एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दूंगा। मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ के बाद जब जरदारी की गवर्नमेंट आती है, कोई 100-150 बंदे, 180-90 के बंदे राउंड अबाउट ओवरऑल एमपीएस एमएनएस होते हैं जो एक पार्टी से उडारी लेते हैं, मौसमी परिंदे पीपीपी में चले गए। फिर 2013 आया, उन्होंने उधर से उडारी ली, नून लीग में आ गए। फिर 2018 आया, उधर से उडारी ली, जनाब पीटीआई में आ गए। ठीक है, अब ये है क्या? बेसिकली मेंबर्स के अंदर कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, किस चीज के ऊपर वो किसी लीडरशिप के साथ बैठे हुए हैं कुछ भी नहीं पता। अट्रैक्टिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स ही नहीं है। हमारे एमपीएस एमएनएस के पास चले जाओ, मतलब क्या है, गली पक्की करवा देंगे, खंबे लगा देंगे, नौकरी दिलवा के ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज ही इस तरह अच्छे तरीके से हमारी परफॉर्म नहीं करती। फिर हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेसिफिकली रिसोर्सेज की कमी है, फैक्शनलिज्म है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पर्सनैलिटीज के ऊपर, रीजन के ऊपर, आइडियोलॉजीज के ऊपर। मतलब को आधे जो नून लीग के वाले हैं वो शहबाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, आधे जो है वो मरियम नवाज के फॉलोअर्स हैं, आधे हमजा के फॉलोअर्स हैं। डिवीजन्स हुई हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर विद इन देमसेल्व्स। रीजनल डिवीजन्स हैं, लोअर पंजाब के और हैं, अपर पंजाब के और हैं, सराइकी बेल्ट के और हैं। आइडियोलॉजी है ही कोई नहीं है। बहरहाल आइडियोलॉजी की बेस पे भी वो एक दूसरे से डिवाइडेड है, एक दूसरे के साथ आपस में मिलते बैठते नहीं है।
یہ بھی پرابلمز ہیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی جو کہ تھرو آؤٹ ہماری ڈیموکریسی نے فیس کی ہیں آج تک. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ایک ایک میسج کر دیجئے. میں آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں پڑھ رہا ہوتا جب میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، میری صرف فوکس ادھر ہی ہوتا ہے، کیونکہ کمنٹس پڑھنا شروع کر دوں تو پھر وہ توجہ ہٹ جاتی ہے لیکچر سے. آپ کے جو یار دوست ہیں جو سی ایس ایس کر رہے ہیں ان کو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں اس سیشن میں. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. پریڈومیننٹ میجورٹی جو پاکستانیز کی ہے، جو میں اور آپ ہیں، ہم اس چیز کے اوپر اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، اٹ مسٹ ہیو سم ریلیشن شپ ود ریلیجن، اٹ مسٹ ہیو سم تھنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اسلام. لیکن وہ ریلیشن شپ ہونا کیا چاہیے؟ پالیٹکس اور ریلیجن کے بیچ میں نیچر کیا ہوگی اس ریلیشن شپ کی، اس کے اوپر بہت سارے ڈفرینسز ہیں، اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے. یہ نہیں آج تک ہم ڈیفائن کر پائے کہ پیور اسلامک سٹیٹ کیا ہوگی، ڈیموکریٹک اسلامک سٹیٹ کیا ہوگی، پروگریسو اسلامک سٹیٹ کیا ہوگی، پیپلز ریپبلک آف اسلامک سٹیٹ کیا ہوگی. مطلب ڈفرینٹ اس سے ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جو سب سے زیادہ کنزرویٹیوز ہیں، جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں، جو فنڈامنٹلز پہ بلیو رکھتے ہیں، جو بالکل گراس روٹ کی ریالٹیز پہ بلیو رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیونیٹیو، ریگولیٹو اور ایکسٹریکٹیو رول آف اسلامک سٹیٹ ہونا چاہیے. مطلب سٹیٹ ایچ اینڈ ایوری افیئر کے اندر اپنا لچ تل رہی ہو. پنجابی میں کہتے ہیں لچ تلنا، مطلب ہر چیز میں ٹانگ اڑانا. مطلب اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، وہ بھی سٹیٹ اپنی زبردستی پڑھوائے. سٹیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ خود سے امپلیمنٹ کروائے، چاہے وہ انسان کا ذاتی فعل ہو یا اس کا ذاتی فعل نہ ہو. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو ایگیلیٹیرین نارمز ہیں، اسلام کی جو سوشل ویلفیئر کے کانسیپٹ ہیں، اسلام کے جو سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اور اوورال جوڈیشل سسٹم کے جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں، ایکویلٹی کے جو پرنسپلز ہیں، ماڈرن نوشن آف اسٹیٹ کے اکارڈنگلی پارٹیسپیٹری گورننس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں اسلام کے اس میں انکلکیٹ کی جا سکتی ہیں. مطلب باقی سارے گورننس کے پرنسپل ماڈرنائزڈ ہوں، لیکن جو اس میں سوشل سسٹم کی بیسس ہے، جو اکنامک سسٹم کی بیسس ہیں، جو ریلیجیس سسٹم کی بیسس ہیں، وہ آپ اسلام سے انکلکیٹ کریں اس کے اندر. ان لوگوں کے لیے اسلام ایک گائیڈنس کا نام ہے. ان لوگوں کے لیے اسلام ایتھیکل فاؤنڈیشن دیتا ہے پالیٹکس کے لیے. مطلب آپ کو ایک گراس روٹ ریالٹیز 4-5-6 میجر پرنسپلز دے دیتا ہے، یہ پرنسپلز آپ نے فالو کرنے ہیں. اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم آپ کون سا اڈاپٹ کرتے ہو، اسلام اس کے بارے میں کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. لیگل کوڈ کیا ہے، آپ کے ماڈرن کرائٹیریا کیا ہے، کن چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا، وہ آپ کے اوپر ہے. بیسک پرنسپلز اسلام سے لے لو. مطلب اکنامکس میں بیسک پرنسپل اسلام کا کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہونی چاہیے، 2 اور تیسرے نمبر پہ غریبوں کا دھیان رکھا جائے. مطلب اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امیروں سے شیئر لے کر زکوٰۃ کے نام پر وہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے. یہ 3 بیسک پرنسپل ہیں اسلام کے اکنامک سسٹم کے. تو اف یو وانٹ ٹو پٹ اکنامک سسٹم آن دی بیسس آف اسلام، آپ ان 3 پرنسپلز کو اڈاپٹ کر لیجئے، باقی چاہے ویسٹ سے لیں، جو مرضی کر لیں. یہ وہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ اس طرح کے کہتا ہے. جبکہ فرسٹ اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے؟ نہ جی، سود ہونا ہی نہیں چاہیے، بینک ختم کر دو، یہ سارے کام ہی ختم کر دو جو کہ ہم نے ویسٹ سے لیے ہوئے. اس طرح کے ہم لوگ پالیٹکس کے اندر لیکن آج تک ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ہمیں کیا چاہیے. کچھ قائد اعظم کو کہتے ہیں جی کہ وہ
प्योरली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट चाहते थे, कुछ कहते हैं वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स इस्लाम के हों, कुछ कहते हैं कि वो बिल्कुल सेकुलर निज़ाम चाहते थे जिसमें स्टेट का और रिलीजन का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। लेकिन हम आज तक ये डिफाइन नहीं कर पाए। जहां पे हमें जरूरत पड़ती है वहां पे हम इस्लाम को एक्सप्लॉयटेटिव फोर्स के तौर पर दूसरे को कमजोर करने के लिए या अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए वक्ती तौर पर इस्लाम का जो है ना वो बीच में कोई आयत हदीस कोई रेफरेंस ठोक देंगे। वैसे हमें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। को बाकायदा हो ना, लोगों का टिल्ट देखें जी, लोग चाह रहे हैं जी कि इस्लामिक निजाम हो, तो आप बाकायदा एक निजाम डिफाइन कीजिए ना। फिर ये क्या हुआ, जब जरूरत पड़ी तो इस्लाम को बीच में घुसा लिया, जरूरत ना पड़ी तो इस्लाम को बीच में से निकाल दिया। और लोग भी इतने भोले हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं। जो वक्ती तौर पे हम लोग इस्लाम का थोड़ा सा चुटकुला लगा देते हैं ना, उसी के ऊपर खुश हो जाएंगे। ये भी एक हमारी डेमोक्रेसी का एक क्या उसे कह लें वीकर साइड है। फिर इसी तरह मिलिट्री ने जो कंटिन्यूसली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ा, दूसरी को तोड़ा, तीसरी को तोड़ा, चौथी को तोड़ा, और जो उसके बाद भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही वो उस तरह से फुल पावर में, फुल अथॉरिटी में नहीं रही। जैसा कि आजकल नवाज शरीफ साहब को बड़ा थोड़ी सी गैरत आई हुई है और वो कह रहे हैं जी कि मुझे कहा जाता था इस्तीफा दो, और मुझे ये कहा जाता था, मुझे वो कहा जाता था। मुझे ये नहीं समझ आती है बाहर जाने के बाद या जलील होने के बाद ही इस तरह की अवाम तक ये रियलिटीज क्यों पहुंचती हैं, पहले क्यों नहीं ये बताते। एनीवेज, हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इमेच्योरली बिहेव करती थी और जीएचक्यू में जाती थी अपनी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के लिए, और उस वक्त हमारा जीएचक्यू भी इसी तरह परफॉर्म करता था। ऑब्वियसली इनकी कमजोरियों के ऊपर वो इस तरह के काम करता था, और यही वो मिलिट्री रूल था, यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग थी। कभी आए तो 58(2)B को इंटैक्ट कर दिया, कभी आए 58(2)B आर्टिकल को खत्म कर दिया। ये वो आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो है ना वो सदर आपकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। तो उसके पास काफ़ी पावर्स होती हैं, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं। कभी ऐसे कर लिया, कभी वैसे कर लिया। किसी भी जो आपने डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स हैं, जो कंसोलिडेशन है, उनको आपने मजबूत नहीं किया, स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं बनने दी डेमोक्रेसी के लिए। जब भी 5-7 साल की गवर्नमेंट आती है, उसके बाद मिलिट्री आती है, और जो मुल्क है वो इट गोज बैक टू स्क्वायर वन। जो हमारी सारे इश्यूज हैं दे गो बैक टू स्क्वायर वन। ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डिंग, लोगों को उसमें ऐड ना करना, वो वहां पे हमारे छोटे छोटे इस तरह के डोमिनेंट एलीट एक साइड पे होना, फिर हमारे लोटे दूसरी साइड पे होना, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक डेमोक्रेसी ने फेस की है। हमेशा याद रखिए, सीएसएस में नथिंग इज इनफ। जब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा मकसद इन लेक्चर्स का है आपकी बेस क्लियर करना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। आपने ये हरगिज नहीं समझना कि मैंने जो 15 लेक्चर दे दिए इससे आपका पाकिस्तान अफेयर्स बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसा नहीं है। मैं आपकी जो है ना बुनियाद को मजबूत कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप लोग कहीं पे कोई चीज कोट करें तो उसको समझ कर कोट करें, रट्टे तोते की तरह चीजों को कोट ना करें। अब अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई इश्यूज हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस?
NRO देखें, इंटरनेट पे सर्च करें। डिबेट वो पॉसिबल है, हमारी मीडिया के ऊपर पॉसिबल है। ऑब्वियसली इसमें क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारे यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, तो आप सबको बुला के डिबेट करवा सकते हैं। पॉजिटिव डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है ना जी, कि हम लोग पिछले 3 कंसेक्टिव हमारी टर्म्स में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने देखी हैं, पॉजिटिव है। आज प्लेस चेंज है। आज मैं साथ लैब पे बैठा हुआ हूँ, क्लिनिक में कोई लाइट का इशू हुआ हुआ है। इस्लाम फॉर द पर्पस ऑफ वोट वो कैसे यूज करते हैं? इल्ज़ाम लगा देना एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि देखो जी इन्होंने वो तौहीन रसालत वाले जो बिल था उसमें इन्होंने तब्दीली की कोशिश की है। दूसरे ये जो आ जाते हैं मौलवी हजरात, वो कहते हैं जी इन्होंने, ये वो पार्टी है जिसने मुमताज़ कादरी के इनके दौर में इनको उसको फांसी दी गई, तो ये देखो जी ये गुस्ताख रसूल हैं। तीसरे आ जाएंगे वो जनाब, बोल देंगे जी ये सेकुलर हैं, ये यहूदी एजेंट हैं। मतलब ये यहूदी एजेंट कह देना किसी को, किसी के ऊपर टैग लगा देना ये गुस्ताख रसूल है, किसी के ऊपर टैग लगा देना ये खत्म नबूवत का इनकारी है। इस तरह की ये जितने भी टैग्स हैं ये बेसिकली अवाम को इंसाइट करने वाले अवामल हैं। सॉन्ग पेंडिंग है मेरा। सॉन्ग किसका सुनना और कौन सा सुनना है? सिंगर का नाम बताया जाए। आज आपको सॉन्ग भी सुनाया जाएगा, क्या याद करेंगे? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब नहीं सुनना सॉन्ग आपने, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऑटोक्रेसी किसी सिंगर का नाम है? सेकुलरिज्म इसलिए एक टैबू टर्म है बिकॉज इसको प्रेजेंट इस अंदाज में किया जाता है कि सेकुलरिज्म जब आएगा तो यहाँ पे शराब आम हो जाएगी, यहाँ पे जना आम हो जाएगा, यहाँ पे पोर्नोग्राफी आम हो जाएगी, यहाँ पे स्टेट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, लोगों का जो दिल करेगा वो करेंगे, दीन को बीच में से निकाल दिया जाएगा। ये इस तरह सेकुलरिज्म को प्रेजेंट किया जाता है। सेकुलरिज्म को एज अ पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट नहीं किया जाता, सेकुलरिज्म को एज अ सोशल इनकलकेशन प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ब्रेथलेस तो मैं सुनाने से रहा। डायनेस्टिक हायरार्की तब खत्म होगी जब हमारी 1-2 जनरेशन्स अपनी जाती ज़रूरियात की कुर्बानी देंगी। अच्छा जी, आपको गाना थोड़ा सा सुना दिया जाए जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कर गया, बोला कुछ न तेरे सामने, ओ हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के, देखो तुम न मेरे ही बने, अफसोस होता है दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम थे मिले
تم سے نہ جانے کیوں. کافی اتنا ہی. ادھر آئی آر کی ڈسکشن شروع ہو گیا. چلیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کریں. ہم لوگ ملتے ہیں انشاءاللہ منڈے کو. دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے. ٹاٹا. اللہ والے.